Hello everyone, myself Praveen Singh and welcome to An Academy. Let's crack UPSC Civil Services Examination with India's largest learning platform. गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एवरी संडे हम लोग 11 AM पर यूपीएससी कॉम्बैट कराते हैं। इस कॉम्बैट के अंदर आप यदि 1 to 3rd रैंक के अंदर आ जाते हैं तो आपको 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जबकि आप 4 to 10 रैंक के अंदर होते हैं तो 75% आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, और 11 to 50 रैंक में आते हो तो 50% स्कॉलरशिप है आपके पास, और 51 to 500 यदि रैंक पे हो तो 25% स्कॉलरशिप है। इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप प्रवीण वन कोड के थ्रू इनरोल्ड कर सकते हैं। गाइस यार, अनअकैडमी के आप सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शंस लेने का बेनिफिट्स ये होता है कि आप यहाँ पर लाइव और इंटरेक्टिव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस कवरेज पा सकते हैं, 1 सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है, टेस्ट सीरीज की जो डाउट सेशंस आपको मिल जाते हैं, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए प्रवीण वन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% ऑफ भी मिलता है। ये आप प्लस कोर्सेज में और दो आइकोनिक कोर्सेज में, दोनों कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी पर कॉम्बो के अंदर ऑफर भी है, इन ऑफर के तरफ भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं, और अभी अनअकैडमी पे आपको 6-in-1 ऑफर भी चल रहा है। इन सारे ऑफर्स में इनरोल्ड होने के लिए प्रवीण कोड यूज़ कर सकते हैं। कुछ बैचेज जो 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली हैं, और फ्री टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गाइस, हम लोग आज ज्योग्राफी के कॉम्बैट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले यदि हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है वो ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल एंड environmental research commission named after its chairman Madhav Gadgil. Statement 1 दिया हुआ आप, it designated the entire hill range as an ecological sensitive area. Second statement हमारा, it marked out 60% of the western ghat as the highest priority ESZ ecological sensitive zone 1. Almost all development activities were restricted in it. और थर्ड स्टेटमेंट आपका, इट स्पेसिफाइज दैट द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ द इन्वायरमेंट शुड बी चेंज्ड. इट आस्क्ड फॉर अ टॉप टू बॉटम अप्रोच रेदर देन अ बॉटम टू टॉप अप्रोच. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट. आपको बताना इनमें से कौन से सही हैं. तो अब हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। तो आप देखोगे तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1 and 2. इट मीन्स यदि स्टेटमेंट 1 और 2 की हम बात करते हैं तो सही है, जबकि हमारा स्टेटमेंट 3 जो है वो रॉन्ग है। एक्चुअल में समझें यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ को, तो जो माधव गाडगिल थे, इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया था 31 अगस्त 2011 के अंदर, और इन्होंने ये कहा कि आपका जो हमारा वेस्टर्न घाट का रीजन है वो आपका इन्वायरमेंटल सेंसिटिव जोन है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के अंदर शामिल किया गया, और इसमें इन्होंने 60% रीजन्स को मार्क किया आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर। हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर अर्थ हो गया कि वहाँ पर आपको किसी भी तरह की एक्टिविटी जैसे माइनिंग है, थर्मल पावर है, प्लांट्स है, एट्सेट्रा रिस्ट्रिक्टेड होंगे, यानी वहाँ पर पूरी तरह से वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे। ठीक है। It specifies that the present system of governance of the environment should be changed, यानी अब चेंज होना चाहिए, इसे बॉटम टू टॉप अप्रोच पे जाना चाहिए, जबकि हमारे पास ऑप्शन में क्या था, टॉप टू बॉटम अप्रोच। यदि आप ऑप्शन देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड क्या कर रहा था, टॉप टू बॉटम अप्रोच, बट इन्होंने कहा कि बॉटम टू टॉप अप्रोच में होना चाहिए। इट मीन्स ग्राम सभा से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। तो इसी कारण से इस क्वेश्चन को देखा जाए तो हमारा स्टेटमेंट 1 and 2 दोनों सही है, बट थर्ड रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने बॉटम टू टॉप अप्रोच की बात की थी, न कि टॉप टू बॉटम अप्रोच की। ठीक है गाइस, समझ रहे इसको. इट मीन्स इसको ऐसे भी समझा जाए तो यू ऑल्सो आस्क फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द मोर पावर टू द लोकल अथॉरिटीज. लोकल अथॉरिटीज के डिसेंट्रलाइजेशन के लिए इन्होंने बात की थी. ठीक है. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर ये है. क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सदर्न ओशंस. स्टेटमेंट 1 कह रहा आपका, ऑल्सो नोन एज द अंटार्कटिक ओशंस, इट comprises the southernmost waters of the world oceans, generally taken to be south of 40 degrees south latitudes and encircling Antarctica. Second है, National Geographic has recognized it as the fifth oceans.
और थर्ड आपका while the other oceans are defined by the continents that fence them in, the southern oceans is defined by a current. Which of the above statement are correct? हमें ये बताना है कि इसमें सही कौन सा है। देखो, इस क्वेश्चन के आंसर को समझा जाए तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये आपको न्यूज़ में रहा है, अभी चर्चा में भी रहा है। तो अब यदि आप देखोगे तो इसमें स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है इसको समझो। कि सदर्न ओशंस को हम लोग अंटार्कटिक ओशंस भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज द अंटार्कटिक ओशंस। ये पार्ट तो सही है, बट उसमें क्या था कि साउथ ऑफ द 45 डिग्री लैटिट्यूड साउदर्न लैटिट्यूड था, बट ये क्या साउथ ऑफ द 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। यानी आप क्वेश्चंस में देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या था आपका साउथ ऑफ द 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, बट रियली में ही देखते हैं तो ये 60 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड से इन सर्कल्स है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के साथ में। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, बट सेकंड एंड थर्ड जो है दोनों सही है। इट मीन द नेशनल ज्योग्राफिक नाउ रिकॉग्नाइज 5 वर्ल्ड ओशंस, मोस्ट ऑफ द वाटर्स दैट सराउंडेड अंटार्कटिका आउट ऑफ 60 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड, एक्सक्लूडिंग द Drake Passage and the Scotia Sea constitute the newly acknowledged southern oceans. While other oceans are defined by the continents fence them in, the southern oceans defined by a current. ये current के द्वारा डिफाइन है, जो कि अदर ओशंस को देखोगे तो उस अभी आपको किसी न किसी कॉन्टिनेंट के फेंसिंग है, चाहे वो पैसिफिक ओशंस हो हमारा, या फिर अटलांटिक ओशंस हो, इंडियन ओशंस हो, या आर्कटिक ओशन हो, और कॉन्टिनेंट के साथ फेंसिंग है। बट सदर्न ओशंस को ओशंस करंट के बेसिस पर डिफाइन किया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आते हैं। तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग था, क्योंकि सदर्न 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड दिया हुआ है, जबकि रियलिटी में क्या है 60 डिग्री साउथर्न लैटिट्यूड से है ये। तो 2 और 3 द राइट ऑप्शन है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉफी ग्रोन इन इंडिया। कॉफी ग्रोन इन इंडिया, इंडियन कॉफी इज सेड टू बी द फाइनेस्ट कॉफी ग्रोन इन द सेड with 2 trees of shades rather than direct sunlight anywhere in the world. Second option हमारा, often intercropped with spices such as cardamom, cinnamon, clove, nutmeg. The coffee's grain aromatics from the intercropping, storage and handling functions. Third आपका, more than 70% of Indian coffee is exported. More than 70% of Indian coffee is exported. Which of the above statement are correct? हमें इसमें बताना है कि सही आंसर कौन सा है। देखो, इस क्वेश्चन को देखोगे तो इंडिया के अंदर जो कॉफी प्रोडक्शन है बेसिकली सेडिक के साथ ही होता है, और इसमें आपको तीनों स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ऑल आर द करेक्ट। वी ऑल नो दैट कि कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु आर द डोमिनेटिंग स्टेट इन इंडिया कॉफी के प्रोडक्शंस के अंदर आते हैं। खासतौर से कर्नाटक के अंदर आते हैं। तो कर्नाटक में आप देखोगे तो बाबा बुदन हिल्स के जो एरिया है, बाबा बुदान हिल्स, बाबा बुदन हिल्स इन द कर्नाटका इज द वेरी वेरी फेमस हिल्स फॉर कॉफी प्रोडक्शंस। और स्पेशली जो कॉफी का टाइप है यहाँ पे वो है अरेबिका, अरेबिका टाइप की कॉफी, अरेबिका कॉफी है। बेसिकली कॉफी 3 टाइप्स के होते हैं, अरेबिका, मोका एंड रोबस्टा। तो इंडिया में मैक्सिमम अरेबिका कॉफी ही मिलती है। ठीक है, Indian coffee is said to be the finest coffee grown in the shade with 2 trees of shades rather than direct sunlight anywhere in the world, often intercropped with spices such as cardamom, cinnamon, clove, nutmeg. The coffee gains aromatics from the intercropping, storage and the handling functions. ठीक है, यदि हम आते हैं तो आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं कॉफी के लिए, तो रेनफॉल एंड टेम्परेचर रेंज जो है 23 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जबकि रेनफॉल्स आते हैं तो 68 टू 80 इंचेस के नियर बाई में होती है। ठीक है, और अरेबिका वेराइटी हमारे यहाँ मिलती है मैक्सिमम। और इंडिया में ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडियन कॉफी इज एक्सपोर्टेड, ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडियन कॉफी इज एक्सपोर्टेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं तो 1, 2 एंड 3 ऑल आर द करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, समझ रहे हम लोग इसको। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? मैसिव विथड्रॉल of groundwater resources due to population's growth and rapid industrialization has led to seawater intrusion into the coastal aquifers.
और सेकेंड है आपका अ राइज इन ग्राउंड वाटर लेवल अबव द मीन सी लेवल लीड्स टू रिवर्सल ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड कॉजेज इन लैंड मूवमेंट ऑफ सी वाटर इन द कोस्टल एक्वाफायर। आपको इसमें इनकरेक्ट बताना है। तो इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो यदि आप स्टेटमेंट 1 को देखते हो तो आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, जबकि स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। क्योंकि इसमें आपको स्टेटमेंट 2 के अंदर आते हैं तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा था आपसे, राइज इन द ग्राउंड वाटर लेवल। ये राइज ना होकर डिक्लाइन पर इन्वर्सल कंडीशंस बनती है। डिक्लाइन इन अ ग्राउंड वाटर पर आपका रिवर्सल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बनते हैं। इट मीन्स इसमें स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें पूछ दे रहा है राइज इन द ग्राउंड वाटर, जबकि ये होता है डिक्लाइन इन द ग्राउंड वाटर पर रिवर्सल ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मिलेंगे आपको। कॉजेज इनलैंड मूवमेंट ऑफ द सी वाटर इन द कोस्टल एक्वाफायर। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सॉल्ट वाटर इंटरजेंस इन द मूवमेंट ऑफ सैलाइन वाटर इनटू फ्रेश वाटर एक्वाफायर which can lead to groundwater quality degradation, including drinking water sources and the other consequences. Salt water intrusions can naturally occur in coastal aquifer. ठीक है, तो हमें यह क्वेश्चन समझ रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें सही है, बट हमसे क्वेश्चन पूछा था इनकरेक्ट, तो सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर डिक्लाइन इन द ग्राउंड वाटर लेवल जो है रिवर्सल ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के स्क्रीन पर वो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको बताना कौन सही है। वेवेल्स थॉम्सन रीज इज लोकेटेड बिटवीन मेडागास्कर एंड सेशल्स, मॉरिशस रीज। सेकेंड है आपका लोम्बॉक स्टेट कनेक्ट्स द जावा सी टू द इंडियन ओशंस। और थर्ड है आपका मैस्करेनस बेसिन्स एक्सटेंड बिटवीन आइसलैंड एंड स्कॉटलैंड। हमें इसमें करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि हम राइट आंसर की बात करें तो देखते हैं, तो इसमें राइट आंसर बनकर आता हमारा वो है आपका सिर्फ ऑप्शन ए। इट मीन्स ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि थॉम्सन रीज इज लोकेटेड बिटवीन आइसलैंड एंड स्कॉटलैंड। ऑप्शन में देख क्या रहे हो, ऑप्शन में कह रहा है आपका मेडागास्कर एंड सेशल, जबकि किसके बीच में है ये, बिटवीन द आइसलैंड एंड द स्कॉटलैंड। Lombok state connect Java Sea and Indian Ocean. It's a correct answer. Mascarenhas basin extend between Madagascar and Seychelles. It means Mascarenhas basins की बात करते हैं तो ये आपको मेडागास्कर एंड सेशल्स के बीच में। इट मीन्स यदि हम समझे तो ऑप्शन 1 और 3 यहाँ पर इंटरचेंज है। ठीक है, ऑप्शन 1 और 3 इंटरचेंज कर दोगे तो फिर वो सही हो जाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर जो राइट आंसर बनता है हमारा वो है ओनली 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमें इसमें करेक्ट बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। द छत्तीसगढ़ प्लेन इज द ओनली प्लेन इन द पेनिनसुला। सेकेंड है राजमहल गैप सेपरेट्स द प्लेन फ्रॉम द डेक्कन ट्रैप। आपको बताना है कि जो छत्तीसगढ़ प्लेन सेपरेट्स है वो राजमहल गैप्स के द्वारा है डेक्कन ट्रैप से। कौन सा सही है? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 जो है हमारा, इट मींस इसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि ओनली 1 इज द करेक्ट है। छत्तीसगढ़ प्लेन ऑक्युपाइड द डेंस दंडकारण्य फॉरेस्ट रीजन, और ये आपका ओनली प्लेन है द पेनिनसुलर रीजन के अंदर। एक्चुअल में देखो छत्तीसगढ़ प्लेन के बारे में थोड़ा सा समझ ले। छत्तीसगढ़ प्लेन बेसिकली इट्स एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रक्चरल बेसिन। स्ट्रक्चरल बेसिन जियोमॉर्फिक फिनोमेना के कारण इट्स अ स्ट्रक्चरल बेसिन। छत्तीसगढ़ प्लेन इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल बेसिन जियोमॉर्फिक फिनोमेना से इस बेसिन का फॉर्मेशन हुआ। इट्स फॉर्म्ड बाय द जियोमॉर्फिक फिनोमेना। ठीक है, और ये रीजन जो है पूरे पेनिनसुलर पार्ट में देखो तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी अच्छी होती है, और ये रीजन राइस बॉल ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है इस रीजन्स को, छत्तीसगढ़ बेसिन को या छत्तीसगढ़ प्लेन को या छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट को। और ये आपको बेसिन जो है बाउंडेड है बेसिकली मैकाल रेंज और उड़ीसा हिल्स के साथ, न कि राजमहल के साथ। राजमहल की लोकेशन देखोगे तो राजमहल बेसिकली आप मैप में देखो ना, तो राजमहल की जो लोकेशन है, यदि मैं थोड़ा सा मैप यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ रफ फिगर में, तो एक रीजन्स देखो तो छत्तीसगढ़ का रीजन हमें ये दिख रहा है, क्योंकि राजमहल की लोकेशन यहाँ पर है। झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो बेल्ट है उस पार्ट में आपको दिखी। ठीक है, और ये मैकाल रेंज का रीजन है, ये उड़ीसा का पार्ट है, तो ये छत्तीसगढ़ रीजन आपसे इससे बॉन्डेड है। ठीक, समझ रहे इस क्वेश्चन को? तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बट फर्स्ट हमारा सही है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो आपके स्क्रीन पर ये रहा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आपको करेक्ट बताना कौन सा है। द इनक्लोज्ड सी ऑफ लो लैटिट्यूड्स हैव हाई बॉटम टेम्परेचर्स due to high insolation throughout the year and lesser mixing of the warm and cold water। जबकि सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इन जनवरी फरवरी isothermal lines are closely spaced in the south of Newfoundland and then isotherm widen out to make bulge towards north near the coast of Norway। इसमें हमें करेक्ट बताना है कौन से करेक्ट हैं। तो यदि हम राइट आंसर की बात करें इस क्वेश्चन में तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। इट मींस द इनक्लोज सी ऑफ लो लैटिट्यूड लाइक अ सार्गोसा सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी हैव अ हाई बॉटम टेम्परेचर ड्यू टू द हाई इंसुलेशन थ्रू आउट द ईयर। इस रीजन्स में आओगे तो ऑब्वियस है लोअर लैटिट्यूड्स में है, इनक्लोज्ड हैं, तो लैंड इफेक्ट की वजह से या कॉन्टिनेंटल इफेक्ट की वजह से इसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है और लेसर मिक्सिंग ऑफ द वार्म एंड कोल्ड वाटर्स भी, इनक्लोज होने के कारण मिक्सिंग भी लेसर होती है। स्टेटमेंट 1 भी सही हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, इन जनवरी एंड फरवरी आइसोथर्मल लाइन्स आर क्लोजली स्पेस्ड इन द साउथ ऑफ न्यू फाउंडलैंड नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका and then isotherm widen out to make a bulge towards north near the coast of Norway। This is because of the presence of the Labrador cold current and North Atlantic drift respectively। ये conditions बनती है, उसके पीछे रीजन ये है कि इन दिस रीजन से ओशंस करंट है Labrador is the cold oceans current and North Atlantic drift is the warm oceans current, उसी का ये रिजल्ट है। It means both 1 and 2 is the correct answer। Now the next question and next question on your screen, question number 8, which of the following statement is correct? Salinity decreases on the north parts of the northern hemisphere because of the influx of melted water from the Arctic regions। Statement 2, with the increase in salinity in sea surface, evaporations from its increases। And third, the latitudinal extensive sea in low latitudes region have warmer surface water than the longitudinal extensive sea। इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट बताना है कौन सा है। तो यदि आप देखोगे तो इसके अंदर स्टेटमेंट 2 जो है हमारा रॉन्ग है, बट फर्स्ट एंड 3 इज द करेक्ट है। इट मींस राइट आंसर इज द 1 and 3। द सैलिनिटी डिक्रीजेज 35 to 31 per thousand on the northern part of the northern हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ मेल्टेड वाटर ऑफ द आर्कटिक रीजन्स। एक्चुअल में होता ये है कि हम जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो सैलिनिटी डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती चली जाती है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि जैसे हायर लैटिट्यूड में जाओगे तो वहाँ पर आपको आइस है और वो जब मेल्ट होते हैं तो उनके मेल्ट होने से फ्रेश वाटर सप्लाई होती है और सैलिनिटी डिक्रीज होती है। सैलिनिटी बेसिकली होता ये है कि सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं ओशंस वाटर के अंदर। तो 1000 ग्राम में कितने सॉल्ट सोल्यूबल्स हैं, कितने सॉल्ट सोल्यूबल्स हैं, इट इज कॉल्ड द सैलिनिटी। तो आपके नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में जाते हैं यानी हायर लैटिट्यूड पर, तो उसके पीछे रीजन ये है कि आर्कटिक रीजन में मेल्टेड है और आइस के मेल्टिंग के कारण सैलिनिटी डिक्रीज करती है। और इवेपोरेशन इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द सैलिनिटी एज इट्स लोअर ओवर द मोर सलाइन वाटर देन द ओवर लेस सलाइन वाटर। इन दिस क्वेश्चंस फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, देखो यदि आप लाइव क्लासेस आते हैं तो बेनिफिट्स मिलते हैं कि आप अपने एजुकेटर से फेवरेट एजुकेटर से क्लियर डाउट्स भी कर सकते हो एज कम्पेयर टू जब आप रिकॉर्डेड या ऑफलाइन फॉर्म में उसे देखते हैं तो। और यदि आप 2022 में अपीयर होना चाहते हैं तो आपके लिए राइट टाइम है। 7 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ की स्ट्रेटेजी पे काम कीजिए। 7 मंथ की स्ट्रेटेजी पे प्री मेंस के कम्प्रिहेंसिव, 2 मंथ की स्ट्रेटेजी में प्रीलिम्स के लिए, और 5 जून को आपका पेपर है प्रीलिम्स का। फिर आप 3 मंथ की स्ट्रेटेजी पे मेंस के लिए काम करते हैं, फिर आपका 16 सितंबर को आपका मेंस का पेपर है। तो इस स्ट्रेटेजी पे काम करते हो तो आपकी सिलेक्शंस सुनिश्चित होंगी, कंफर्म होने वाले हैं। और इसके लिए बैचेस भी स्टार्ट है जो बाइलिंगुअल्स और हिंदी मीडियम दोनों में आ रही है 1 सितंबर से। तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ओके गाइज, तो थैंक यू।